अच्छा, अब हम अपनी किताब के हिसाब से आगे बात करते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था, कल हम लोगों ने अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा। हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। तो इसका जो हमारे पास सिंपलेस्ट आंसर है वो ये है कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट या डीसेलरेट करवाते हैं, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट या डीसेलरेट करता है, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि स्पेस में क्या करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं। ये जो वेव स्पेस में प्रोपेगेट करती हैं, इसको कल मैंने आपको बताया था कि इसका एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले वो स्पेक्ट्रम भी आप देख लें, ताकि हम इसके बाद जब आगे बात करें या जब चैप्टर नंबर 17 में भी बात करें तो आपको आसानी हो। तो ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूं इसको मैं लिख देता हूं कि दिस इज EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको हम कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में याद रखिएगा, वो लाइट जिसको इंसान की आंख देख सकती है उसे हम कहते हैं विजिबल लाइट। ओके, विजिबल लाइट में जो मैक्सिमम हमें एनर्जी नजर आती है या फ्रीक्वेंसी नजर आती है वो हमें नजर आती है वायलेट, और जो मिनिमम नजर आती है वो किस रंग में नजर आती है, वो हमें रेड कलर में नजर आ रही होती है। ओके, वायलेट से ऊपर हमारे पास एक रीजन है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम UVB कहते हैं। आपने सुना होगा, जिस तरह फेयर एंड लवली हो गया या पोंड्स क्रीम हो गया, तो वो क्लेम करते हैं कि उनकी क्रीम लगाने से जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। ओके, सो दिस इज अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट से ऊपर हमारे पास जो है वो कहलाता है एक्स रेज, और एक्स रेज आप जानते हैं मेडिकल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होती हैं। और इसके बाद हमारे पास जो इससे ज्यादा एनर्जी की हैं उन्हें हम कहते हैं गैमा रेज, और इससे ज्यादा जो है हमारे पास वो कहलाती हैं कॉस्मिक रेज। राइट, अच्छा, फिर वहीं पे आता हूं, विजिबल लाइट में जो सबसे कम एनर्जी या सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारी आंख देख सकती है वो हमें किस रंग में नजर आती है, रेड में नजर आती है। तो रेड से नीचे हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, वो हमारे पास कहलाता है इंफ्रारेड। वो हमारे पास इंफ्रारेड कहलाता है, जिसको हम IRB कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे टीवी का जो रिमोट होता है, टीवी का रिमोट कंट्रोल, या हमारे घर में जो AC होता है, उस AC का जो रिमोट कंट्रोल होता है, उसको जब आप उसका बटन दबाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा आगे एक LED लगी होती है, उसमें से कोई रोशनी निकलती नजर नहीं आती। क्यों? हमारी आंख नहीं दिख सकती, तो वो इंफ्रारेड होती है। लेकिन अगर मोबाइल के कैमरे पर रख के आप बटन दबाएं तो वो ग्लो करता हुआ नजर आता है। ठीक है, अच्छा, इंफ्रारेड के बाद हमारे पास जो है उसे हम कहते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स कहलाती हैं। और माइक्रोवेव के बाद जो हमारे पास है उसे हम कहते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, इन रेडियो वेव की दो कैटेगरीज आमतौर पर बताई जाती हैं। एक को हम कहते हैं शॉर्ट रेडियो वेव, दूसरे को हम कहते हैं लॉन्ग रेडियो वेव। लेकिन बाद में इस चक्कर में अभी नहीं पढ़ रहा। ठीक है, ये मैंने कल भी ये जुमला इस्तेमाल किया था कि ये जो है हमारे पास गैमा, एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट, ये आमतौर पर मेडिकल वाले इसको यूज कर रहे होते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए। मिसाल के तौर पे एक्सरेज से हम डायग्नोस्टिक बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर कहीं पे कोई बोन्स में कोई मसला है, कोई हड्डी किसी बंदे की टूट गई है या नहीं टूटी, तो एक्सरेज आपने देखा होगा आमतौर पे कराए जाते हैं। गैमा रेज है, एक्सरेज है, कैंसर के इलाज में भी यूज होता है। तो मेडिकल पर्पस बहुत ज्यादा है इसका। ठीक है, ये जो हमारे पास इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड जो रेडियो वेव्स हैं, ये ज्यादातर हमारे पास कम्युनिकेशंस के लिए यूज होती हैं। तो जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो बेसिकली इनको यूज कर रहे होते हैं। मेरे वक्त में जब नए नए मोबाइल आए थे तो उस वक्त मोबाइल में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंफ्रारेड होता था। तो दो मोबाइल को एक दूसरे के पास रख देते थे, हम दो मोबाइल को एक दूसरे के पास रख देते थे और एक से डेटा दूसरे में ट्रांसफर होता था बाय मींस ऑफ इंफ्रारेड। तो माइक्रोवेव भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। इस तरह जो रेडियो वेव्स हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो माइक्रोवेव और ये रेडियो वेव्स हैं, ये जो रेडियो वेव्स, स्पेशली रेडियो वेव्स हैं, ये वो सारी वेव्स हैं जितनी भी कम्युनिकेशन है पूरी दुनिया की। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ले लीजिए जितने भी टीवी स्टेशन है, जितने भी रेडियो स्टेशन है, जितने भी मोबाइल्स हैं, जितने भी हमारे पास वायरलेस सिस्टम्स हैं, पुलिस, रेंजर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चाहे पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो,
अमेरिका की हो, किसी भी मुल्क की हो, उनके जो एम्बुलेंस सिस्टम्स हैं, जो रेस्क्यू सिस्टम्स हैं, पूरी दुनिया की कम्युनिकेशंस जिन वेव्स को यूज कर रही हैं वो ये रही, दीज आर द रेडियो वेव्स। ठीक है, ये इस्तेमाल होती हैं बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए। अब हमारे चैप्टर में जो टॉपिक स्टार्ट हो गया है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, यानी अब हम लोगों ने कम्युनिकेशन की बात करनी है। अच्छा, कम्युनिकेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं, उसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज एक सर्टेन डिस्टेंस तक जा सकती है ना। मैं आमतौर पर बच्चों को इसकी एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, जब क्लास में होता हूँ मैं कहता हूँ कि अगर मैं एक क्लास में या बाहर रोड पे या किसी खुले मैदान में जाकर भी बहुत जोर जोर से भी बोलूं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी आवाज कितनी दूर तक जाएगी? तो मेरी आवाज चंद 100 मीटर तक ही जा सकती है, उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। मैं बहुत ज्यादा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं किसी फर्ज कर देंगे किसी स्पीकर के जरिए भी बात कर रहा हूं तो फिर भी मेरी आवाज एक सर्टेन डिस्टेंस तक जा सकती है, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जा सकती। या जो कराची जैसा एक बड़ा शहर जो है, अगर मैं कहूं कि मैं कराची के एक कोने से बात करूं तो दूसरे कोने में आवाज चली जाए, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा, क्यों ऐसा क्यों नहीं होगा? इस पहला तो सवाल ये कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब ये है कि जो हमारी हमारी जो हमारे वोकल कॉर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी कम है तो हम प्लांट्स के बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे, बट भी फिजिक्स में हमारे पास है कि किसी भी चीज की जो एनर्जी है वो बेसिकली एच एक कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाय क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम ये बात पढ़ते हैं कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। तो आप नोट कीजिएगा कि इस जगह पर यानी यहां से इस तरफ जाते हुए ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी सी, उसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट, उससे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक्स रे, देन गामा रेज, और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कॉस्मिक रेज की है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उतनी एनर्जी ज्यादा है। इसी तरीके से ऊपर से नीचे आते हुए हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो रेडियो वेव की है, और जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो कॉस्मिक रेज की है। तो कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ बहुत कम है, जबकि रेडियो वेव की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो ऊपर से नीचे आते हुए वेवलेंथ इंक्रीज करती है, और नीचे से ऊपर जाते हुए फ्रीक्वेंसी या दूसरी जबान में एनर्जी इंक्रीज करती है। तो मेरी जो बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, तो जो वो फ्रीक्वेंसी चूंकि बहुत कम है तो मेरी आवाज बहुत दूर तक नहीं जा सकती, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है। ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एक चीज को जो रिसीव करने के लिए एंटीना होता है, उस एंटीने का साइज भी बहुत बड़ा होना शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। तो अगर आपको पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम आपने या पुराने मोबाइल आप देख लें तो मोबाइल में स्पेशली थोड़ा सा एंटीना सा निकला हुआ होता था, और उससे पुराने मोबाइल में तो बाकायदा एक एंटीना होता था, राइट। लेकिन अब हमारे पास जो मोबाइल हैं उसमें एंटीना नहीं है, बिकॉज कि हम स्विच कर गए हैं बहुत ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के ऊपर, राइट। अच्छा, अब थोड़ी सी हमने बात करनी है इस कम्युनिकेशन के हिसाब से, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई विल डू माय बेस्ट कि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए कि कहानी हो क्या रही है। देखिए, होता यह है कि एक बात तो ये कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए, यानी अगर मेरे पास कोई स्पीकर हो और मैं बात कर रहा हूं और मेरी आवाज उस स्पीकर के जरिए एम्पलीफाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि मेरी आवाज को क्या कर रहा है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है ना। अच्छा, अब हमने कर क्या रहे हैं कि हमने जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो बेसिकली तो ये जो मैकेनिकल वेव्स है जो मैं बोल रहा हूं इस वक्त, इन साउंड वेव को नहीं समझ रहा, लेकिन आपको मेरी आवाज क्यों आ रही है, आप मेरी आवाज किस तरह सुन रहे हैं, वो इस तरीके से सुन रहे हैं कि मैं इस वक्त जो बोल रहा हूं तो मेरा जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है उसमें एक माइक लगा हुआ है। तो वो माइक क्या करता है, वो आवाज को रिसीव करता है और उसको इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर कन्वर्ट करता है, ये याद रखिएगा। यानी अगर मैं कहता हूं कि इफ दिस इज ए माइक, अगर ये मेरे पास एक माइक है, ठीक है, जिससे एक वायर जा रही है, और यहां पर हमारे पास एक सिस्टम है, ये वायर जा रही है, और दिस इज कोई हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है,
तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बेसिकली क्या होता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो साउंड वेव्स, वो जो साउंड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट हो रही है। तो जो हम बोलते हैं, वो जो माइक होता है जिसके आगे हम बात कर रहे होते हैं, वो माइक क्या करता है, उसको हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ये मैंने बुक में लफ्ज देखा था, लिखा हुआ था, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। तो ट्रांसड्यूसर को आप एक सेंसर भी कह सकते हैं। तो ट्रांसड्यूसर या सेंसर एक ही चीज के दो नाम है। ओके, सो वो सेंसर या वो ट्रांसड्यूसर या वो माइक बेसिकली क्या कर रहा है, वो मेरी साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर रहा है। वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस मेरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के पास आ जाती है, ठीक है। और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम उन इलेक्ट्रिक जो 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 ऑडियो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम जिस तरह चाहे उसके साथ फिर डील कर सकते हैं। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। देखिए, मैं वापस अपनी बात की तरफ आता हूं। मैंने आपसे ये बोला कि मैं अगर अपनी आवाज को दूर भेजना चाहूं तो मेरी आवाज दूर इसलिए नहीं जा सकती कि मेरी आवाज की एनर्जी कम है। इसकी एक एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल ऐसे होती है, फर्ज करें अगर मेरे पास इस कमरे में, जिस तरीके से ऐसे ले लेता हूं, ये वो कपड़ा है जिसको मैं एज ए डस्टर यूज करता हूं, तो मैं इस कपड़े को कितना दूर फेंक सकता हूं। तो अब मैं इस कपड़े को फेंकूंगा तो ये थोड़ा सा दूर जाएगा और गिर जाएगा, क्या ख्याल है? क्यों? या अगर मेरे पास एक टिश्यू पेपर हो तो मैं टिश्यू पेपर को अगर मैं थ्रो करूंगा तो वो टिश्यू पेपर कितना दूर जाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा और गिर जाएगा। तो वो ज्यादा दूर क्यों नहीं जा सकता? इसलिए इस सवाल का जवाब आप मुझे ये देंगे कि वो जो टिश्यू पेपर है ना, उस टिश्यू पेपर का वेट कम है। लेकिन अगर मैं उस टिश्यू पेपर को एक पत्थर में के ऊपर लपेट दूं, समझ रहे हैं, टिश्यू पेपर लिया और उस टिश्यू पेपर पे मैं क्या करता हूं, उस टिश्यू पेपर के ऊपर एक पत्थर रखा और फिर उसको उसके ऊपर मैंने ऐसे रैप कर दिया और अब मैं उस टिश्यू पेपर को फेंकूंगा तो मेरा ख्याल है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टिश्यू पेपर बहुत दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने टिश्यू पेपर का वेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो लो फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी कम होती है, आवाज दूर तक नहीं जा सकती। तो उन फ्रीक्वेंसीज को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। जब हम फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है, तो वो जो वेव है वो बहुत दूर तक जा सकती है। ये मेरी बात मेरा ख्याल आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं, माइक के सामने बोल रहा हूं, और जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग इसको, या इसको आप मैसेज भी कह सकते हैं, या इसको आप इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। सो व्हाटएवर। अब आज के दौर में बात करें तो टेक्स्ट हो गया जो हम टाइप करते हैं, वॉइस हो गया, कोई म्यूजिक हो गया, कोई वीडियो हो गई, कोई एनिमेशन हो गई, कोई कोई तस्वीर हो गई, ये तमाम चीजें इंटेलिजेंस में आती हैं, या इन तमाम चीजों को हम मैसेज कहते हैं, जिसको हमने क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब जब मुझे ट्रांसफर करना है तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी को क्यों बढ़ाना है? कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी। ये तो हो गई रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 ये है कि जितनी फ्रीक्वेंसी कम होती है, याद रखिएगा, उतना एंटीने का साइज बड़ा होता है। जो रिसीविंग एंड पे एंटीना होता है उसका साइज क्या होता है, उतना बड़ा होता है। और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एनर्जी तो ज्यादा है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना एंटीने का साइज छोटा हो जाता है। तो हमें एक्चुअली इस चीज की एक कंपैरिजन हमारे बुक में दी है, मेरा ख्याल है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब आप पैराग्राफ पढ़ें तो आपको समझ में आए कि एंटीने का साइज और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। बड़ा सिंपल सा मैं आपको भी बता देता हूं जनाब। फर्ज करते हैं हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दिए, मैं वही एग्जाम्पल देता हूं कि मेरे पास एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको हमारी किताब वाले ने AF करके लिखा हुआ है, और ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है 3 किलोहर्ट्ज की। 3 किलोहर्ट्ज की ऑडियो फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है ये इस वक्त किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है ये मैं माइक के सामने बोल रहा हूं, तो मेरा माइक क्या कर रहा है, इस मेरी साउंड वेव को, मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रिकल पल्सेस में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इलेक्ट्रिकल पल्सेस को समझता है। बी केयरफुल, ओके। अच्छा, तो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, और ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी अगर 3 किलोहर्ट्ज की हमारे पास हो तो हम वेव की इस
स्पीड के बारे में एक फॉर्मूला जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ। फर्स्ट ईयर में शायद आप लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी वेव की जो वेलोसिटी होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो ये तो हमारे पास हो गया, जिसको मुझे कहना चाहिए कौन सी वेव्स हैं, ये हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स। अब हम जो वेव्स पढ़ रहे हैं वो कौन सी वेव्स हैं, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए वेव की जो स्पीड है, वो कल हमने बात की थी, आपको याद होगा कि वेव की स्पीड होती है स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को आप f लिख लें, कोई इशू नहीं है मुझे, और लैम्डा, वैसे हम लोग इंटरमीडिएट में फ्रीक्वेंसी को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं न्यू। क्या पढ़ते हैं? न्यू पढ़ते हैं। सो f लिख दें या इसको न्यू लैम्डा लिख दें, एक ही बात है हमारे पास। ओके, नाउ c की वैल्यू हमें पता है कि वो फिक्स होती है, और वो कितनी होती है? 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड होती है हमारे पास। तो अगर मैं c की वैल्यू 3 एक्सपोनेंट 8 करता हूं, और मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास है 3, और किलो का मतलब होता है 3 एंड किलो का मतलब होता है 10⁻3, और ये आ गया हर्ट्ज। ओके, सो 3 एक्सपोनेंट 3 और टाइम्स लैम्डा। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसको इधर लेकर आइए, एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 3, दिस गिव यू लैम्डा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंट 5 मीटर आएगा। तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ रही है वो एक्सपोनेंट 5 मीटर की आ रही है। तो एक्सपोनेंट 5 मीटर, अब एंटीने का साइज क्या होगा? वैसे हमारी किताब में, हमारे इंटरमीडिएट की बुक में लिखा हुआ है कि जो एंटीना साइज है, एंटीना साइज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के। दिस इज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा परफेक्ट एंटीना साइज क्या होगा, तो याद रखिएगा, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बात करते हैं वो हम कहते हैं कि परफेक्ट जो एंटीना साइज है दैट इज बेसिकली हाफ द वेवलेंथ। वो वेवलेंथ के हाफ होता है। ओके, तो अगर मैं एक्सपोनेंट 5 का भी हाफ कर दूं, एक्सपोनेंट 5 का मतलब मेरे पास है 1,00,000 मीटर, 1,00,000। तो 1,00,000 को भी अगर मैं हाफ कर दूं तो ये 50,000 मीटर बन रहा है। तो 50,000 मीटर यानी 50 किलोमीटर। तो 50,000 मीटर साइज ऑफ द एंटीना इम्पॉसिबल, या इसको मैंने बोलते हैं इम्प्रैक्टिकेबल है। हम इतना बड़ा एंटीना साइज नहीं बना सकते, या हम इतना बड़ा एंटीना साइज, अब आप सोचें, हर जगह अगर हमने इसी तरह के एंटीने लगाने, इतने बड़े बड़े एंटीने, तो हमारा तो काम हो गया। अच्छा, लेकिन यहां पर मैं फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंट है, उसको मैं शायद फॉर द नॉलेज डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल 4-6 जुमलों में अपनी बात खत्म करूंगा, बाकी आप उसको गूगल करके देख लीजिएगा। और वो ये है कि अमेरिका में एक डेजर्ट के अंदर उन्होंने तकरीबन 4 किलोमीटर लेंथ का एक एंटीना बनाया, 4 किलोमीटर लेंथ का। उससे उन्होंने क्या किया कि आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले 2 ब्लैक होल्स आपस में मिले। तो वो जब 2 ब्लैक होल्स आपस में मिले तो उन्होंने स्पेस टाइम के अंदर एक कर्वेचर प्रोड्यूस किया। तो उससे जो है ना एक वेव जनरेट हुई, और उस वेव की जो आवाज थी वो उन्होंने रिकॉर्ड की। तो चूंकि वो उस वेव की वेवलेंथ बहुत बड़ी थी और स्पेस टाइम के अंदर कर्वेचर को उन्होंने करना था, तो उन्होंने डेजर्ट के अंदर बहुत बड़े साइज का, 4 किलोमीटर में कह रहा हूं, साइज ऑफ द एंटीना बना के उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। सो इसको आप गूगल करके बेशक देख लीजिएगा कि 2 ब्लैक होल्स कंबाइनिंग एंड दी रिकॉर्डिंग द साउंड ऑफ दैट ब्लैक होल। तो इस तरीके से कुछ लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। सो बाद में हम वापस आते हैं अपनी इसकी तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे लिए इतने बड़े एंटीना साइज जो है वह इम्प्रैक्टिकेबल है। दूसरा, हम इंसान लोग सुन कितनी साउंड सकते हैं? आपको पता है कि हम लोग मिनिमम 20 हर्ट्ज की आवाज को सुनते हैं, और मैक्सिमम कितनी सुनते हैं? 20,000 हर्ट्ज। ये हमारी रेंज है। ओके, तो अगर इस रेंज के अंदर हम कोई बात करते हैं, मिसाल के तौर पे एक हम इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे हमारी बुक में एक एग्जांपल है, और वो एग्जांपल उसने ये ली हुई है कि मेरे पास अगर मैं सुनना चाहता हूं कौन सी साउंड को 20 हर्ट्ज से लेकर, वो कहता है मैं 10 किलो हर्ट्ज तक, 10 किलो हर्ट्ज तक, इस रेंज की आवाज को मैं क्या करता हूं? ट्रांसमिट करता हूं, और इसको फिर मैंने रिसीव करना है।
तो अगर मुझे इसको रिसीव करना है तो मुझे एंटीना साइज क्या चाहिए होगा, उसको जरा देख लेते हैं। वो एंटीना साइज बेसिकली कुछ इस तरह से बात होगी। चले हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं फॉर ए रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज। अगर ये मेरे पास एक ऑडियो टोन हो 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज तक, तो मैं इन दोनों की अगर रेशो लेता हूं, किसकी रेशो ले रहा हूं, मैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी अगर मैं रेशो लेता हूं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 10,000 और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी है 20। 10 से 10 कैंसिल कर दें, so 2 1s are 2 and 2 5s are 10, so this is 500। तो जो हाईएस्ट से लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की रेशो आ रही है वो मेरे पास आ रही है 500। इस 500 का मतलब ये है कि आपको मैंने अभी बताया था कि अगर मैं 20 हर्ट्ज पे हूं तो मुझे एंटीना साइज बहुत बड़ा चाहिए, और अगर मैं 10 किलो हर्ट्ज पे हूं तो मुझे एंटीना साइज थोड़ा छोटा चाहिए होगा। तो एक बहुत बड़े एंटीना साइज से एक छोटे एंटीना साइज की तरफ जा रहे हैं, और जो रेशो आ रही है वो 500 की आ रही है। तो मैं अगर इसको 500 मीटर में भी ट्रांसफॉर्म करता हूं तो इसका मतलब ये है कि एक यानी मुझे ऐसा एंटीना चाहिए कि जिस एंटीने की जो रेंज है वो बहुत बड़े से बहुत छोटे तक हो। तो ऐसे एंटीना बनाना हमारे लिए नामुमकिन है। हम तो किसी एक साइज का एंटीना बना सकते हैं ना, क्या ख्याल है? अब हम क्या करते हैं, अपने मसले को कैसे हल कर रहे हैं। देखिए हमने ऐसे हल किया कि ये जो 20 हर्ट्ज है मेरे पास, इसमें मैं कर देता हूं 10⁻⁶ हर्ट्ज को प्लस कर देता हूं, और इसी तरीके से ये जो मेरे पास 10 किलो हर्ट्ज है, मेरे पास 10 किलो हर्ट्ज है, इसमें मैं प्लस कर देता हूं किसको, एक्सपोनेंट 6 हर्ट्ज को मैं प्लस कर देता हूं, दोनों में प्लस कर लेता हूं। तो अब ये कैलकुलेटर पे अगर हम लेकर आ जाएं और इन दोनों को सॉल्व करें तो ये मेरा ख्याल है बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये कुछ इतना बन जाएगा मेरे पास। और ये मेरे पास आ जाएगा, ये तकरीबन ये हो जाएगा 4 zeros है हमारे पास, तो 1 2 3 4 5 6, तो 10 किलो हर्ट्ज का मतलब है कि यहां से, ठीक है। सो दिस बिकम 1, ये मेरे पास हो गया। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, आप कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिएगा हाईएस्ट टू लोवेस्ट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो तकरीबन 1.009 करके कुछ आएगा। तो 1.00 ये रेशो हमारे पास आ रही है, यानी इंतहाई कम रेशो हमारे पास आ गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये बिल्कुल वही मिसाल है जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि अगर मैं एक टिश्यू पेपर को फेंकता हूं तो टिश्यू पेपर कम डिस्टेंस तक जाएगा, लेकिन अगर उसी टिश्यू पेपर के अंदर मैं एक पत्थर को रख देता हूं और फिर उस टिश्यू पेपर को फेंकता हूं, टिश्यू पेपर दूर जाएगा। तो कैसे टिश्यू पेपर दूर गया? हमने टिश्यू पेपर का वेट इंक्रीज कर दिया। सिमिलर स्टोरी, एक वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास बहुत कम थी, उस बहुत कम फ्रीक्वेंसी की हमने फ्रीक्वेंसी क्या कर दी? बढ़ा दी। तो जैसे ही हमने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो आप देख सकते हैं कि जो रेशियो साइज है वो बहुत ही कम हो गया। इस रेशियो साइज कम होने का मतलब ये है कि अब हमें एक स्पेसिफिक साइज का एंटीना चाहिए जो कि इस पूरी रेंज को, यहां से लेकर यहां तक की जो रेंज है, इस रेंज को क्या कर सकता है? ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। तो इस चीज को हमने क्या किया, इसको मुझे अब क्या कहना चाहिए? इसको हम कहते हैं, जब भी हम किसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इस तरीके से इंक्रीज करते हैं, तो हमारी किताब में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ, शुरू में से लफ्ज इस्तेमाल किया, उसने कहा इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। उसने कहा है कि मैं जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं हायर फ्रीक्वेंसी में। अब हम आते हैं टेक्निकल जबान में बात करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के बाकायदा टर्मिनोलॉजीज हैं। इस चीज को हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जबान में कहते हैं मॉड्यूलेशन। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। सो जब भी याद रखिएगा, एक हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम क्या कर दें, प्लस, मैं फिलहाल प्लस लिख रहा हूं, प्लस कर दें एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। इस प्लस का मतलब ये नहीं है कि या तो मैंने प्लस करके दिखाया इस वजह से मैंने प्लस लिख दिया।
इस प्लस का मतलब ये नहीं है कि हम ऐड कर रहे होते सिग्नल, क्योंकि एडिशन इलेक्ट्रॉनिक के अंदर एक ऑपरेशन है। तो मैं जरा बड़ा प्रिसाइज रहना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बताने की कोशिश की है, ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हम प्लस करेंगे। बाल मेरे कहने का मतलब है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ हम जब मिला देते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अच्छा, अब ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द मैसेज, या इसको कहना चाहिए दिस इज इंटेलिजेंस, इंटेल। और प्लस ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड कैरियर वेव, दिस इज कॉल्ड कैरियर वेव। और इन दोनों से मिलके, यानी जब भी मैसेज या इंटेलिजेंस को कैरियर वेव के साथ मिलाते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। तो हम ये जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जब मैसेज या इसको इंटेल कह रहे हैं, इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कहलाता है हमारे पास, यानी वो सिग्नल जिसने मॉड्यूलेशन करनी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, एंड दिस इज द कैरियर। अब इसकी एक मिसाल ऐसे ले लो, अगर मुझे यहां से इस्लामाबाद जाना है, तो मैं जितना भी तेज भागूं, तो मेरा ख्याल है 5 घंटे में मैं इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकता, या मेरा ख्याल है 50 घंटे में भी मैं इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकता। क्या ख्याल है आपका? लेकिन क्योंकि मेरी जो स्पीड है वो बहुत कम है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसी चीज के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर दूं जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, तो मैं 2 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा, मसलन एरोप्लेन। तो मैं मैसेज, इंटेल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हूं। ओके, वो जहाज जिसमें मैं जा रहा हूं, वो जहाज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैरियर है, लेके जाने वाला कैरियर, तो वो मुझे लेके चला जाएगा 2 घंटे में, आराम से इस्लामाबाद में पहुंच जाऊंगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। ओके, यहां तक हमने मॉड्यूलेशन की जो बात की है, मेरा ख्याल है मैं आज इसको यहीं तक रखता हूं, और हम कल दोबारा बात करेंगे। और हमने कल क्या बात करनी है कि मॉड्यूलेशन को थोड़ा मैथमेटिकली मैंने आपसे बात करना है, मैथमेटिकली। कल एक बस और क्लास लूंगा, और कल मैं मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन की थोड़ी बेसिक्स बताऊंगा। जितनी डेप्थ में मैथमेटिकली हमारी किताब में लिखा है, उतनी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है? ओके, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा शुरू कर देंगे, जो कि एग्जाम में आता भी है। सो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, और कल मिलेंगे 10 बजे। ओके, अल्लाह हाफिज।